Hello everyone, this is Vikas sir from Educrat IS Academy. Today we are going to embark on a very important journey into the world of ethics, integrity and aptitude. You might think these are just big words from a textbook, but by the end of this session, you will see how deeply they impact our daily lives, our decisions, and the society we live in. We will explore what these terms truly mean and why they are so crucial, especially for anyone aspiring to serve the public. साथ ही साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चीजों को देखते हैं. नाउ दिस इज द ओनली पेपर दैट इज जीएस पेपर 4 जहां पे हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. एंड सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के हम 250 मार्क्स का हमारा प्रिपरेशन होता है. नहीं तो आप जीएस पेपर 1 का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें हिस्ट्री पढ़ना है. हिस्ट्री में भी आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस. फिर ज्योग्राफी पढ़ना होता है, इंडिया वर्ल्ड, इंडियन सोसाइटी पढ़ना होता है. अगर जीएस पेपर 2 का बात करते हैं तो पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस. जीएस पेपर 3 का अगर बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ता है. बट दिस इज द ओनली पेपर जहां पे सिर्फ एक सब्जेक्ट को कवर करके हम 250 मार्क्स का हमारा प्रिपरेशन हो जाता है. नाउ द सब्जेक्ट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. तो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं एंड एकदम हमारा अप्रोच क्या रहेगा. हमारा अप्रोच रहेगा कि हम बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझें, कीवर्ड्स को अपने दिमाग में रखें एंड पूरे लेक्चर के दरमियान हम आपसे कुछ बेसिक कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू guys please try to answer all those questions in the comment box. Right now हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. राइट, एथिक्स होता क्या है. these are standards and principles of right and रॉन्ग. एथिक्स क्या है, एथिक्स कुछ नहीं है. एथिक्स स्टैंडर्ड्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है. किस चीज का स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल, कि क्या सही है क्या गलत है. तो ऐसे स्टैंडर्ड्स है, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं ऑफ राइट एंड रॉन्ग टू judge the human behavior, to guide the human behavior. Right, so this is ethics. What is integrity then? Integrity refers to coherence between thought, speech and action even in adverse condition. कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं एंड हम जो कर रहे हैं, ये तीनों में एग्रीमेंट होना चाहिए, तीनों में हार्मनी होना चाहिए, तीनों में कोहेरेंसी आपको दिखना चाहिए. दिस इज इंटीग्रिटी. What is aptitude then? Aptitude refers to skills, abilities, inherent or cultivated that help practice ethics well. नहीं आया समझ में? और आसान भाषा में समझते हैं. Ethics determines what is morally right. Integrity motivates us to do right. Ethics से आपको पता चल गया कि morally right क्या है, सही क्या है, ये आपको ethics से पता चल गया. अब वो सही करने के लिए मोटिवेट जो कर रहा है उसको इंटीग्रिटी कहा जाता है. एंड एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड आपको ये सही करने के लिए स्किल्स, एबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो कैन आई से एथिक्स इज नोइंग द गुड, इंटीग्रिटी इज डूइंग द गुड एंड एप्टीट्यूड इज डूइंग द गुड वेल. कि एथिक्स अच्छा क्या है ये जानना इज एथिक्स, उसको करना इज इंटीग्रिटी एंड उसको और अच्छे से करना इज एप्टीट्यूड. एंड जब आपका एथिक्स प्लस इंटीग्रिटी प्लस एप्टीट्यूड ये तीनों मिलता है तो टुगेदर दे शेप द मॉरल कैरेक्टर. इंटीग्रिटी मतलब क्या था? डूइंग द गुड ना. तो इंटीग्रिटी नीड्स एथिक्स फॉर डायरेक्शन, इंटीग्रिटी नीड्स एप्टीट्यूड फॉर इफेक्टिवनेस, कि ये जो अच्छा करना है इसको और अच्छे से कैसे किया जाए. एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ एथिक्स. राइट, तो आपको इतना समझ में आ गया कि व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज इंटीग्रिटी एंड व्हाट इज एप्टीट्यूड. एंड दिस इज योर सब्जेक्ट. योर सब्जेक्ट इज नॉट ओनली एथिक्स. राइट, क्लियर है ये बात? नाउ अगर सिर्फ इतना अंडरस्टैंडिंग होता तो 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाट इज गुड गवर्नेंस and what is ethical governance. Governance is ethics, good governance is integrity and ethical governance is aptitude. Aptitude मतलब क्या था कि वो जो हमें अच्छा करना है उसको और अच्छे से किया जा सके. राइट, मतलब उसके लिए हमें स्किल एप्टीट्यूड चाहिए. ठीक, तो एप्टीट्यूड मतलब कैसा एप्टीट्यूड, कैसा स्किल? जैसे सेंसिटिविटी, जैसे मॉरल रीजनिंग, जैसे इनोवेशन. अगर ये सब स्किल हमारे में होगा तो हम और अच्छे से एथिक्स को कर सकते हैं ना, अच्छा काम कर सकते हैं. गुड गवर्नेंस मतलब क्या बोल रहे हैं हम? इंटीग्रिटी कह रहे हैं ना. गुड गवर्नेंस इज एग्जाम्पल
RTI, गुड गवर्नेंस को अचीव करने के लिए कुछ टूल्स जैसे RTI, जैसे सोशल ऑडिट, जैसे जुडिशियल रिव्यू, दीज आर टूल्स टू अचीव गुड गवर्नेंस. What is governance then? एकदम बेसिक सा है ना. Governance is exercise of authority, decision making, implementation of policy to achieve a desired outcome. तो ये हमारा ethics हो गया कि जब हम authority को exercise करेंगे, जब हम decision लेंगे, तो वहाँ पे कैसे वैल्यू आने चाहिए. तो वहाँ पे वैल्यू आएगा अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी. वहाँ पे हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का. तो गवर्नेंस इज एथिक्स, गुड गवर्नेंस इज इंटीग्रिटी एंड एथिकल गवर्नेंस इज एप्टीट्यूड. सिमिलरली 2019 में क्वेश्चन पूछा समथिंग रिलेटेड टू अंडर यूटिलाइजेशन एंड मिस यूटिलाइजेशन. मिस यूटिलाइजेशन तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, राइट. मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं दैट ये तो 100% क्या हो गया, करप्शन हो गया. 100% एब्सेंस ऑफ एथिक्स हो गया, एब्सेंस ऑफ इंटीग्रिटी हो गया, राइट. लेकिन व्हाट इज दिस अंडर यूटिलाइजेशन? दिस इज एब्सेंस ऑफ एप्टीट्यूड. ठीक, तो सिर्फ सब्जेक्ट को समझ लेने से हमने लास्ट के 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे 2019 एंड 2016, एंड दिस इज आवर सब्जेक्ट, ethics, integrity and aptitude. Ethics is knowing the good, integrity is doing the good, and aptitude is doing the good well. Now let's start with our first chapter, that is ethics and human interface. This is your syllabus for GS paper 4, right? In this particular lecture, in this particular video, we will try to cover the first chapter, ethics and human interface. Now let's start with the basic. What is ethics? We have already seen what is ethics. Knowing the good. In simple term, ethics is like a compass that helps us navigate between what is right and what is wrong. It's about the moral principles that guides our behavior. Think of ethics as a set of rules, not just for laws, but for how we live our lives and interact with others. Imagine you find a wallet full of money on the street. राइट. अब यही जो आपका इंटरनल कॉम्पास है, आपका जो एथिक्स है, दैट एथिक्स टेल्स यू टू ट्राई एंड रिटर्न इट इवन दो नो वन सॉ यू पिक इट अप. दैट्स एथिक्स इन एक्शन. कि वो वॉलेट जो आपने स्ट्रीट से उठाया था, भले आपको किसी ने देखा नहीं था, फिर भी आप कोशिश करोगे कि जिसका है उसको आप रिटर्न कर दो. ये क्यों हुआ? बिकॉज आपके अंदर एक इंटरनल कॉम्पास है, एंड दैट इंटरनल कॉम्पास इज नथिंग बट योर एथिक्स. एल्बर्ट कामस कहते हैं दैट अ मैन विदाउट एथिक्स इज अ वाइल्ड बीस्ट लूजेंड अपॉन दिस वर्ल्ड. दिस मीन्स इफ वी डोंट हैव दीज इंटरनल रूल्स ना, तो सोसाइटी कैसा बन जाएगा? सोसाइटी केओटिक हो जाएगा, सोसाइटी जंगल हो जाएगा, एंड फिर उस जंगल में हम लोग कैसे रह पाएंगे, राइट? सो A man without ethics is a wild beast loose upon this world. ठीक है, उसी प्रकार से पोर्टर स्टीवर्ट का एक कोट है that ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do. It highlights that just because something is allowed does not mean it's the best or most moral choice. For example, you have the right to spread rumor, but is it the right thing to do? No, na. So ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do. कि हमें हक क्या है करने का and क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है. Ethics is about your character, your conduct. Are you known as an honest person? That's a reflection of your ethics. Now, can anyone think of a time when you know you had the right to do something but you chose to do the right thing instead? कि आपका राइट तो था वो करने का, बट मतलब आपका हक तो था वो करने का, बट आपने राइट थिंग को चूज किया. जैसे मैंने ये भी रूमर का एग्जांपल दिया. एंड ये नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू, ये PYQ है. सो अप्रोच सिंपल रखना है, चीजों को अपने भाषा में समझ लेना है, एंड कीवर्ड्स को दिमाग में रखना है, कोटेशन को दिमाग में रखना है, एंड जो भी क्वेश्चन हम पूछते जा रहे हैं आपसे, ट्राई टू आंसर those questions in the comment box. The word ethics comes from ancient Greek ethos, which means character or custom. So ethics is about character we build and the custom we follow as society. At its core, ethics is both a theory and a practice. As theory, ethics gives us principles, है ना, हमें वो सिद्धांत बताता है. एथिक्स क्या था, हमने एकदम बेसिक क्या पढ़ा था? एथिक्स इज नोइंग द गुड. तो एथिक्स as theory gives us principle. For example, principle of honesty is a theory. As a practice, it's about how you apply that honesty. Do you tell the truth even when it's difficult? तब अगर
डिफिकल्टी में भी आप ट्रुथ बोल रहे हो, मतलब आप ऑनेस्ट हो एंड उस चीज को आप प्रैक्टिस कर रहे हो. सो एथिक्स जो है इज बोथ थ्योरी as well as practice. The example of Fulela Gopichand refusing a Coca-Cola advertisement after winning All England Championship, demonstrating ethical choice over personal gain. Fulela Gopichand had the right to earn money, but his ethics told him not to promote something potentially unhealthy, right? Especially to young people. So, right to do and what is right thing to do, है ना? So फुलेला गोपीचंद has the right to do that advertisement, लेकिन उन्होंने वो हक को नहीं करके, जो उनका हक था, जो उनका राइट था, उसको ना करके, क्या हक था उनका? हक था ना कि he was having that right to earn money, लेकिन उनके ethics ने उनको कहा that not to promote something potentially unhealthy, especially to young people. Now, how many of you have seen celebrities endorse products? Do you think they always consider ethics of what they are promoting, or just the means of earning money? Answer me. Now, it's important to clarify what ethics is not. Sometimes we confuse it with other things. जैसे feelings versus moral reasoning. If you feel like cutting in line, that's feeling, right? But reasoning tells you it's unfair to others. Ethics relies on reasoning. Ethics relies on मॉरल रीजनिंग टू, कि आपको फील हो रहा है वो जरूरी नहीं है एथिक्स हो, है ना? एथिक्स में रीजनिंग का एंगल आता है. रिलीजन वर्सेस एथिक्स. देखो, मोस्ट रिलीजन्स हैव एथिकल कोड्स लाइक डू नॉट स्टील, ऑलवेज say the truth, but ethics is broader. Some religious practices might not be considered ethical by everyone, or some ethical actions might not be explicitly religious, है ना? ठीक उसी प्रकार से अगर लॉ एंड एथिक्स का बात करेंगे तो दिस इज क्रूशल. Laws are rules set by government and you can be punished for breaking them. लेकिन ethics का अगर बात करें तो ethics are moral principles. Sometimes something is लीगल बट अनएथिकल, है कि नहीं? कि लीगल तो है लेकिन अनएथिकल है. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी माइट लीगली डंप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इनटू अ रिवर, बट एथिकली इट माइट बी हार्मिंग द एनवायरमेंट एंड पीपल. तो लीगली वो डंप तो कर रहा है कूड़ा कचरा नदी में, लेकिन एथिकली वो एनवायरमेंट को तो गलत कर रहा है ना. तो ये जो अभी एग्जाम्पल था वो लीगली सही था क्या? सही था. एथिकली नहीं सही था. और आपने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ लिया होगा, राइट? तो सोचो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, इट वाज इलीगल टू ब्रेक सर्टेन ब्रिटिश लॉज, है ना? अगर ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो तो इलीगल हो गया ना. गांधी जी का एक्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इलीगल था, बट इट वाज एथिकल इन परसूट ऑफ freedom and justice. So ethics is not about feeling, ethics is not about religion, ethics is not about laws. ठीक उसी प्रकार से socially acceptable versus ethics. In some societies, certain practices might be socially accepted, but that does not make them ethical. For example, historically, discrimination against certain groups was socially accepted in many places, but it was never एथिकल. आया बात समझ में? तो सोशली एक्सेप्टेबल अगर कोई चीज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एथिकल होगा. फिर likes and dislikes. Ethics is not about your favorite color, your favorite food. It's about principles that apply to everyone. For example, if a senior students like bullying juniors, that's a like for them ना. उसको मजा आ रहा है इसमें. अगर एक कोई सीनियर है वो जूनियर स्टूडेंट को बुली कर रहा है, बट इट्स अ फंडामेंटली अनएथिकल बिहेवियर. आया बात समझ में? सो नाउ टेल मी, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल where something is legal but you feel it's unethical, कि लीगल तो था बट वो अनएथिकल था? आंसर दिस. नाउ एसेंस ऑफ एथिक्स का मतलब कुछ ऐसा जो कि एथिक्स को डिफाइन करता हो, जो एथिक्स के कोर वैल्यू के बारे में बताता हो. ठीक है, एसेंस का मतलब यही होता. सो एसेंस ऑफ एथिक्स, राइट? So at the very core of ethics is something called moral institutionalism, moral intuitionism. This idea suggests that some moral principles are so fundamental, so self-evident that we just know them to be true deep down. Intuition माने क्या? It's like an innate sense of right and wrong. When you see a child being hurt, you don't need a law or a book to tell you it's wrong. You just feel it. That's moral intuition at play. The idea that love is universally moral is an example. No matter where you go in the world, showing love and kindness is generally understood as good. Have you heard about
निर्जा बहनौत, इन पे मूवी भी बना था ना, निर्जा नाम था मूवी का, सोनम कपूर एक्ट्रेस थी, राइट? सो उनके बारे में सोचो, द फ्लाइट अटेंडेंट who sacrificed her life to save passenger during hijacking. Her immediate courageous action was not based on a rule book in that moment, but on a deep intuitive moral sense of protecting others. उनको ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, मेरा काम है बचाना, वो इंट्यूशन कहलाता है. सो ऑल मॉरल प्रिंसिपल्स आर डेराइव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एविडेंट और सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल, जो कि सबके द्वारा, जैसे अब लव क्या है, लव के ही फॉर्म में देखते हैं, तो लव तो सबको पता है ना, मतलब उसके लिए कोई रूल बुक थोड़ी पढ़ना है हमको कि वो अच्छा है. बिलीव दैट देयर मस्ट बी सम रूल और लॉ नेचुरल टू ह्यूमन बींग्स, इंट्यूटिवली नोन, जो उनको पता है, उसके लिए कोई किताब नहीं है. दे कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम ह्यूमन हार्ट, वो सबको पता है इंट्यूटिवली. नाउ यू टेल मी व्हाट आर सम अदर यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स दैट यू थिंक एवरीवन जस्ट नो इज राइट विदाउट बीइंग taught. The essence of ethics, उसमें पहला हमने पढ़ा moral intuitionism. Now, this is where it get a bit more complex. Are ethical rules always the same, or do they change depending on a situation or culture? This is the debate between absolute and relative ethics. Absolute ethics का अगर बात करें तो an absolutist would say lying जो है, झूठ बोलना जो है, is always wrong. कौन बोलेगा ये? एब्सोल्यूटिस्ट. नो मैटर व्हाट, लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग. और respect for human life is an absolute rule. Human right laws often reflect absolute ethics. They apply to everyone regardless of their location or culture. जबकि relative ethics का बात करें तो a relativist might say stealing is wrong unless it's to feed your starving family. कि चोरी तो गलत है, बट वो तब गलत नहीं है जब आप चोरी कर रहे हो अपने परिवार का, भूखे परिवार का पेट भरने के लिए. सो हेयर द circumstances changes the moral judgment, and this approach encourages cultural diversity. What's right in one culture might be different in another, and it prohibits the dominant culture, है ना, क्योंकि cultural diversity को promote कर रहा है. Relative ethics का बात हो रहा है. Now the problem arises when we try to define what's moral absolutely. If I say X is moral, राइट? अब समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ है. अगर हम कहते हैं कि एक्स मॉरल है तो आई एम डिसाइडिंग फॉर एवरीवन, राइट? हम सबके लिए डिसाइड कर लिया ना. रिलेटिव मोरालिटी डज नॉट मीन एनीथिंग गोज, बट दैट नो सिंगल सेट ऑफ रूल्स fits every unique situation. So absolute ethics का बात करेंगे तो universal moral rules apply to everyone everywhere at all times. जबकि relative ethics moral rules vary depending on situation, culture, perspective. Now let's imagine a poor farmer needs a fertilizer subsidy but lacks one document. ठीक है, ऐसा केस स्टडी में भी पूछता है. Now अब ये एक ऑफिसर है, ये एक दूसरा ऑफिसर है. अब ये ऑफिसर अगर एब्सोल्यूट एथिक्स को फॉलो करेगा तो एन ऑफिसर स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स, डिनाइज सब्सिडी, बिकॉज इस पुअर फार्मर के पास एक डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं है. तो दिस ऑफिसर जो एब्सोल्यूट एथिक्स को फॉलो कर रहा है वो स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करेगा, सब्सिडी डिनाई कर देगा. होगा क्या? दिस ऑफिसर अपहोल्ड्स फेयरनेस, कि भाई ये सबके साथ फेयर है, एवरीवन फॉलोज सेम रूल. बट लेट्स सपोज एक और ऑफिसर है जो रिलेटिव एथिक्स को फॉलो कर रहा है. तो ये ऑफिसर जो है वो फार्मर के जेन्युइन डिमांड को समझेगा, कंसिडर करेगा, एंड ये ऑफिसर फार्मर को सब्सिडी ग्रांट करेगा. बिकॉज ये ऑफिसर जो है ही विल प्रायोरिटाइजेस एम्पैथी, कंपैशन, ही प्रायोरिटाइजेस greater good over strict rules. And you know, this is a common dilemma in Indian public services, right? So this is about absolute ethics and relative ethics. Now you tell me, what are your thoughts? Do you lean more towards absolute rules, or do you think circumstances should change our ethical judgments? Now, ethics versus laws. We touched upon this earlier, but let's dive deeper. Ethics and laws are related but distinct. अब लॉ के बारे में अगर समझना है तो आप लॉ को ऐसे समझो, these are minimum standard of human behavior, कि इतना तो आपको फॉलो करना ही है. While ethics is the maximum standard you should aspire to, you should aim to. कि लॉ क्या है? लॉ कि इतना समाज में रहना है तो इतना नियम तो आपको फॉलो करना होगा. एथिक्स क्या है? कि ये मैक्सिमम है जहां हमें पहुंचना है. सो लॉ कैसा हो गया? लॉ मिनिमम स्टैंडर्ड, एथिक्स मैक्सिमम स्टैंडर्ड. सो लॉ इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ गवर्निंग अथॉरिटी लाइक अ गवर्नमेंट एंड इन्फोर्स्ड बाय
police, courts, etc. While ethics is based on your personal beliefs, societal norms, philosophical ideas, it's more internal, right? अगर आप किसी लॉ को तोड़ देते हो, किसी कानून को आप तोड़ते हो, तो आपको फाइन होगा, आपको जेल होगा, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, लीगल सैंक्शंस लगेंगे. लेकिन ब्रेकिंग एन एथिकल प्रिंसिपल यू माइट फील गिल्ट, आपको गिल्ट होगा. यू माइट फील गिल्टी, यू लूज ट्रस्ट, फेस सोशल कंडेमनेशन. लेकिन एथिकल प्रिंसिपल को अगर वायलेट करते हो तो कोई लीगल पेनाल्टी थोड़ी लगेगा ना. ऐसा सिनेरियो देखो जहां पे कोई चीज जो है वो लीगल है बट अनएथिकल है ना. पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे. जैसे कैपिटल पनिशमेंट इज लीगल इन सम प्लेसेस बट many find it ethically questionable as it involves taking a life. कि आप तो किसी का जान ले रहे हो, राइट? तो वो फिर एथिकल कैसे हुआ, है ना? सो कैपिटल पनिशमेंट लीगल तो है लेकिन अनएथिकल कहीं कहीं कंसिडर किया जाता. या फिर हटाओ, ऐसे भी देखो, ड्यूरिंग इलेक्शंस पॉलिटिशियंस आउट ऑन बेल कैंपेनिंग, है ना. अब बेल पे वो बाहर है एंड वो कैंपेन कर रहे हैं, वो लीगल तो है बट मेनी फाइंड इट अनएथिकल ड्यू टू देयर पास्ट एक्शंस. अच्छा, अब ऐसा सिनेरियो देखो जहां पे सिचुएशन इलीगल हो बट एथिकल हो. तो वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला हमने देखा था कि ब्रिटिश रूल के हिसाब में अगर देखेंगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे वो तो इलीगल था ना, बट वो एथिकल था बिकॉज इट वाज अ राइटियस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन योर office or in your college where someone followed the letter of law but acted unethically? कोई सिचुएशन ऐसा ध्यान आ रहा है तो आप बताओ. एंड अंडरस्टैंड दिस, ये सोचना बहुत जरूरी है बिकॉज आंसर में आप यही लिखते हो. सो ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन पूछने के पर्पज से नहीं पूछा जा रहा, राइट? नाउ मेनी पीपल यूज मॉरल्स एंड एथिक्स इंटरचेंजेबली but there is a subtle difference. Morals are often more personal and deeply ingrained. जबकि एथिक्स का बात करेंगे तो एथिक्स कैन रेफर टू अ शेयर्ड कोड, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग विद इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट लाइक अ प्रोफेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन. जबकि मॉरल क्या है? मॉरल एक इंटरनल कॉम्पास है, इंडिविजुअल का पर्सनल बिलीफ अबाउट what is right, what is wrong. एंड ये इंडिविजुअल का कुछ अलग होगा, ये इंडिविजुअल का कुछ अलग होगा. एंड ऑब्वियसली अगर ये इंडिविजुअल बेस्ड है, आई कैन से दैट योर morals are shaped by your family, religion, personal experiences from a young age. They are your internal compass. जबकि एथिक्स का बात करेंगे तो इट्स लाइक अ कंपनी का कोई कोड ऑफ एथिक्स है ना. इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर अ ग्रुप और अ प्रोफेशन. योर पर्सनल मॉरल बिलीफ दैट लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग माइट बी रिजिड, है ना, कि झूठ बोलना हमेशा गलत है, ये आपका पर्सनल बिलीफ है. एंड ये बहुत रिजिड भी नहीं हो गया कि झूठ हमेशा, अगर आप झूठ बोल रहे हो या झूठ बोलना हमेशा गलत ही होता है, ये आपका पर्सनल बिलीफ है ना, ये आप पर्सनल लेवल पे देख रहे हो. बट डॉक्टर्स एथिक्स माइट अलाउ फॉर अ therapeutic lie if it's truly for patient's well-being, showing more flexibility within a professional context. कि अगर एक डॉक्टर है एंड वो डॉक्टर को लग रहा है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो मरीज शायद ठीक हो जाए, तो वो झूठ बोलना फिर कैसे अनएथिकल हुआ? आया बात समझ में? लेकिन मॉरल इस इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो फिर ये डॉक्टर का भी झूठ बोलना गलत है, अनएथिकल हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल. इमेजिन अ डॉक्टर ट्रीटिंग एन इंजर्ड टेररिस्ट. नाउ द हिपोक्रेटिक ओथ, द प्रोफेशनल एथिक्स, है ना. हिपोक्रेटिक ओथ क्या हो गया? एक सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक्सटर्नल गाइडलाइन, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, राइट? सो द हिपोक्रेटिक ओथ डिमांड्स ट्रीटिंग ऑल पेशेंट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. ये ओथ में तो ये लोग यही मानते हैं ना कि कोई भी पेशेंट है, इंजर्ड पर्सन, उसको हम लोग सिर्फ पेशेंट के रूप में देखेंगे, भले ही वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो. तो एज ए डॉक्टर, इस डॉक्टर का कर्तव्य क्या रहेगा कि वो इस पेशेंट को ठीक करे, भले ही वो टेररिस्ट क्यों ना हो. ये क्या हुआ? ये हिपोक्रेटिक ओथ हुआ ना, ये एथिक्स हुआ. बट पर्सनली डॉक्टर माइट फील इट्स मॉरली रॉन्ग टू हेल्प समवन हु कमिटेड एट्रोसिटीज. दिस इज वेयर पर्सनल मोरालिटी कैन conflict with professional ethics. Now you tell me, have you ever seen a situation where someone's personal morals seemed to clash with ethics expected of them in a group or job? कि भाई मेरा पर्सनल लेवल पे मेरा मोरालिटी तो ये था, लेकिन ग्रुप में होने के कारण जो एथिक्स है उसके साथ ये क्लैश हो रहा है. तो कोई भी एक ऐसा सिचुएशन आपको याद आ रहा है क्या? सोचो. नाउ
Beyond rules and codes, at the heart of ethics are human values. These are fundamental beliefs and principles that guides our lives. They are what we consider important. They are what we consider desirable, right? So think of values as your personal GPS. If honesty is a core value for you, your GPS will always try to guide you towards telling the truth. If compassion is a value, you will naturally feel inclined to help someone in need, like offering your sheet to an elderly person on a bus. Values are what makes us good human beings. They help us decide what goals to pursue in life and how to achieve them ethically, right? So human values are core principle that guide our actions, decisions, reflecting what we consider important and desirable in life. जैसे honesty वैल्यू है, integrity, compassion, fairness, respect, responsibility, empathy. Values के importance क्या है? तो they guide human behavior like GPS, internal reference for good living, differentiate what is right, what is wrong, driving force in ethical decision making. They help us decide our goal, identification of goal. They promote peace and stability. ये सब words आपको दिमाग में रखने हैं, because answer आप इन्हीं words, इन्हीं keywords के around आप answer लिखोगे. Now you tell me what are 3 values that are most important to you personally, and क्यों वो 3 values जो हैं वो most important हैं ये भी बताना है. तो पहले तो वो 3 values के नाम बताओ, and वो 3 value क्यों आपके लिए इतने important है ये भी बताओ. Now values are not all the same. They can be categorized based on their nature and how they apply. For example, relative values, they change with context. Protected values, they are non-negotiable, maintained regardless of cost, है ना? Protected value है उसका. Sacred values, inviolable, linked to religious spiritual belief. Intrinsic values, appreciated for their own sake, not outcomes. Extrinsic values, important due to outcomes they produce. Personal values, held by an individual. Community values, they are shared and upheld by a community, right? जैसे before COVID working from office was highly valued, है ना? But after COVID remote work gained value, and that's a relative value, right? Protected का जैसे बात करें तो for many tribal communities their ancestral land is a protected value. They will fight to keep it even if offered money, because it's non-negotiable for their identity, for their survival. तो ठीक उसी प्रकार से intrinsic extrinsic अगर समझे, so you might read a book just for the joy of reading. आपको मतलब अच्छा लगता है इसलिए आप वो बुक को पढ़ रहे हो. This is intrinsic value. Or you might study hard to get good grades and a job. ये extrinsic value हो गया. Now you tell me, can you think of a sacred value in your own culture or community that people would never compromise on? Now you answer this question comment box में. Now the next important topic from the syllabus is determinants of ethics. Now what makes us act ethically or unethically, many factor influence our ethical decisions. उसको determinants कहा जाता है. जैसे कुछ individual factors हो सकते हैं. If you value honesty, you are more likely to return a lost item, है ना? Because your value influences your action. So you value honesty, इसीलिए आपको आपने को एक गुम हुआ सा चीज मिला था. जैसे हमने एकदम एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने पढ़ा था वो वॉलेट के बारे में. तो वो वॉलेट आप रिटर्न करोगे बिकॉज यू वैल्यू ऑनेस्टी. योर कॉन्साइंस माइट प्रिक यू इफ यू डू समथिंग रॉन्ग. अगर आप गलत करते हो तो आपका कॉन्साइंस आपको उस वक्त बताता है कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? दीज आर सम इंडिविजुअल फैक्टर जो हमारे एथिक्स को इन ह्यूमन एक्शन डिटरमाइन करता है. तो ये तो इंडिविजुअल फैक्टर हो गया, मतलब नॉलेज, वैल्यू, एटीट्यूड, इंटेंशन, कॉन्साइंस, इंट्यूशन. ठीक उसी प्रकार से कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स भी होंगे. इफ एवरीवन अराउंड यू इज चीटिंग ऑन एन एग्जाम, नाउ यू माइट फील प्रेशर्ड टू चीट टू. क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस होगा अदर्स का ना, क्योंकि बाकी लोग चीटिंग कर रहे हैं, ये आप हो, ये बाकी आपके दोस्त हैं, एंड ये सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं. तो क्या होगा? आपको भी प्रेशर होगा कि आप भी चीट करो. तो क्या हुआ? इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स हुआ कि नहीं हुआ? सो इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सर्कमस्टांसेस, ऐसा सर्कमस्टांस हो गया. जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक जगह चोरी हुआ, एंड वो चोरी क्यों किया गया? ताकि वो इंसान अपने भूखे परिवार का पेट भर सके. सो स्टीलिंग फूड फॉर स्टार्विंग फैमिली
क्या ये एक्चुअल में चोरी है, क्या ये गलत है? सिचुएशनल फैक्टर, अपॉर्चुनिटी, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सारे एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक उसी प्रकार से अदर फैक्टर्स, इन सम कल्चर इट्स अ नॉर्म टू रिस्पेक्ट एल्डर्स विच इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। योर फैमिलीज अपब्रिंगिंग एंड द लॉज ऑफ योर कंट्री ऑल्सो शेप योर एथिक्स। जैसे कल्चरल नॉर्म्स, एग्जाम्पल अतिथि देव भव, रिलीजियस बिलीव जैसे अहिंसा, जकत। आप में से किसी को पता है इसके बारे में? प्लीज मेंशन दिस इन द डिस्क्रिप्शन, इन द कमेंट बॉक्स। अदर फैक्टर जैसे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये सारे अदर फैक्टर्स भी क्या होता है, हमारे एक्शन को डिटरमाइन करता है। तो इंडिविजुअल फैक्टर हो गया, सिचुएशनल फैक्टर हो गया, अदर फैक्टर हो गया। ठीक उसी प्रकार से गॉड एज डिटर्मिनेंट, डिवाइन कमांड थ्योरी। फॉर सम देखो, एन एक्शन इज गुड simply because their religious text और गॉड सेज इट इज गुड। कि कुछ लोगों के लिए ये जो एक्शन है ये सही इसलिए है बिकॉज ये चीज कहाँ सही लिखा गया है, रिलीजियस टेक्स्ट में, या फिर उनके भगवान इसको सही कंसिडर करते हैं। बट द चैलेंज हियर इज, व्हाट इफ गॉड कमांडेड समथिंग दैट सीम्स इनहेरेंटली बैड टू अदर्स, है ना? बिकॉज इसमें आर्बिट्रेरीनेस हो गया ना बहुत ज्यादा। तो ये भी कुछ डिटर्मिनेंट्स थे ऑफ ethics in human action. Now think about a time you made an ethical decision, right? What factors do you think influenced you the most? जब आपने वो ethical decision लिया होगा तो कौन कौन से फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस किए होंगे? सोचो थोड़ा। Now why is ethics so important? It's not just about being a good person. It has profound impacts on individuals, organizations and society. Importance या role ethics का क्या है? Because ये satisfy करता है basic human needs का, fairness, honesty, justice, credibility ensure करता है। बहुत अच्छा वर्ड है ये। The Tata Group is known for its ethical practices and this builds trust with customers, employees and investors, leading to long-term successes even if short-term profit are sometimes lower. So ethics का फायदा क्या है? ये लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म सक्सेसेस को प्राप्त करने में मदद करता है, प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, हमारे डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। इफ अ जज इज एथिकल तो उनका डिसीजन जो होगा वो फेयर होगा, जस्ट होगा, भले ही वो अनपॉपुलर हो, भले ही वो लोगों को ना पसंद आए। तो जस्ट बिकॉज द जज इज एथिकल तो जो डिसीजन आएगा वो कैसा होगा? फेयर होगा, जस्ट होगा, भले ही वो अनपॉपुलर हो। एंड इससे होगा क्या? दिस विल इंप्रूव द जस्टिस सिस्टम, राइट? जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बैलेंसिंग द डेवलपमेंट विथ इकोलॉजी। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट लॉज कांट कवर एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, technology advances so fast that laws struggle to keep up, but ethical principles can guide us on how to use new technology responsibly even without specific laws. So it helps in securing the society, it unite the people and leadership ताकि हम एक common goal की तरफ बढ़ें। Now when you act ethically you feel good about yourself, है कि नहीं? And it helps you understand who you truly are and what is important to you. मतलब ethics helps in self-realization, evaluating the action, knowing oneself. It improves the thinking, perspective, judgment, resolving the moral issues. Think of a debate around passive euthanasia, है ना? Ethical decisions के कारण क्या हुआ? It has helped shape the legal framework in India, allowing individuals the right to die with dignity in certain circumstances. Ethics का रोल ये है, ethics का importance ये है कि ये help करता है individual को to free themselves from biases and prejudices. Now, can you give an example of how ethics helps build trust in a relationship? Answer this. Now, just as ethics brings positive outcomes, ये सारे, its absence of ethics leads to serious negative consequences at every level, from personal to global. जैसे individual level पे अगर बात करें तो if someone lacks ethics, they might cheat on exam, lie to friends, even engage in domestic violence, है ना? So individual level पे अगर ethics का कमी होगा तो apathy, egoism, selfishness, domestic violence, cheating, lack of empathy आपको देखने को मिलेगा। Social level पे अगर बात करें तो corruption in society like paying bribes is a direct result of lack of ethics. This leads to inequality because only those who can pay get services.
तो इनइक्वालिटी आएगा ना। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर बात करें तो इफ अ कंपनीज लीडर्स आर अनएथिकल, they might promote their relatives, they might misuse the fund, leading to loss of trust from employees, from customers, decrease in efficiency, nepotism देखने को मिलेगा, poor public service delivery देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल लेवल पे अगर देखें तो अगर एथिक्स का कमी है तो मनी मसल पावर दिखेगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्राइम, ये आपको देखने को मिलेगा, डिफेक्शन देखने को मिलेगा, कम्युनलिज्म देखने को मिलेगा, पावर का अब्यूज देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें तो वॉर एंड रिफ्यूजीज क्राइसिस often stem from unethical decisions by leaders or nations prioritizing power over human lives. टेररिज्म दिखेगा, ट्रैफिकिंग दिखेगा, बॉर्डर इंक्रोचमेंट दिखेगा, टैक्स हेवन, प्रोटेक्शनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक उसी प्रकार से एनवायरमेंटल लेवल पे भी आपको अगर एथिक्स का कमी है तो क्या दिखेगा आपको? पोल्यूशन, इलीगल माइनिंग, डिफोरेस्टेशन, वाटर बॉडी इंक्रोचमेंट, एनिमल क्रुएलिटी, राइट? नाउ यू टेल मी व्हाट्स वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ लैक ऑफ एथिक्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन न्यूज recently, just one consequence of lack of ethics जो आपने देखा होगा न्यूज में, ऐसा कुछ बताओ। Now, how do we judge if an action is ethical? It's not always black and white. We look at several factors in order to evaluate कि क्या जो conduct है वो ethical है, क्या जो action है वो ethical है या नहीं, right? जैसे सबसे पहला consistency. If you say lying is wrong, you should apply that consistently, not just when it's convenient. है ना? सो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होना चाहिए प्रिंसिपल का। जैसे लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग, अगर आप ऐसा मान रहे हो तो फिर वो चीज यूनिफॉर्मली कंसिस्टेंटली आपको देखना चाहिए। सो कंसिस्टेंसी पहला। दूसरा यूनिवर्सैलिटी, मतलब क्या? एक्सेप्टेबल इफ एवरीवन एक्टेड इन द सेम वे। हम लोग पढ़ेंगे कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के बारे में, तो यूनिवर्सैलिटी क्या कह रहा है कि वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए अगर हर लोग उसी तरीके से बिहेव करे तो। जैसे इफ एवरीवन चीटेड ऑन एग्जाम द होल एजुकेशन सिस्टम वुड कोलैप्स। सो चीटिंग इज अनएथिकल ना, बिकॉज इट्स नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। तो कंसिस्टेंसी हो गया, यूनिवर्सैलिटी हो गया। Consequences. A government policy that lifts millions out of poverty might be considered ethical because of its positive consequences, even if it has some minor drawbacks. है कि नहीं? So outcome matters. Overall benefit is morally better. Next is intention, कि हमको एक्शन को इवेल्युएट करना था। हमने कंसिस्टेंसी देखा, यूनिवर्सलिटी देखा, कॉन्सिक्वेंसेस देखा, हमें इंटेंशन देखना है। दैट डोनेटिंग टू चैरिटी बिकॉज यू जेन्युइनली केयर इज मोर एथिकल देन डोनेटिंग जस्ट टू गेट अ टैक्स ब्रेक और पब्लिक प्रेज। है ना? कि इंटेंशन क्या है, कि आपने अभी ये जो दान दिया, ये दान क्यों दिया? वाहवाही चाहिए था या आप सही में केयर करते हो? रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी एंड ह्यूमन डिग्निटी। इन मेडिसिन इन्फॉर्म्ड consent is crucial. A doctor must give a patient all information so the patient can make their own decision, respecting their autonomy rather than just telling them what to do. तो क्या ऑटोनॉमी, क्या ह्यूमन डिग्निटी का रिस्पेक्ट रखा गया? फ्री विल, कि ये जो एक्शन किया गया, क्या ये एक्शन इस इंसान ने मतलब अपने होशो हवास में करा या इसके साथ जोर जबरदस्ती करके ये काम करवाया गया? है ना? क्या ये काम उसने किसी डर में किया, सेल्फ डिफेंस में करा? Knowledge, awareness of consequences. Pathological status, mental disorder may impair ethical judgment. Habit, culturally ingrained behavior, जैसे Japanese apologies may not be ethically judged in different contexts. Now you tell me, when you judge someone's action, which factor do you usually consider most important? Their intention और देयर आउटकम। कि जब आप किसी के एक्शन को जज करते हो तो आप कौन से फैक्टर को ज़्यादा तवज्जो देते हो? उसके इंटेंशन को, कि हाँ इसने ये काम किया तो उसका इंटेंशन क्या था, उसको इंपॉर्टेंस देते हो, या जो इसका आउटकम आया, इसके काम का आउटकम आया, आप उसको ज़्यादा तवज्जो देते हो? सो एथिक्स is not just one big thing. It has different dimensions, branches, and its scope is constantly expanding. तो जैसे एक ब्रांच है इसका descriptive ethics. What do people think is right? जैसे descriptive ethics समझना है ना क्या होता है? देखो, if you study how different cultures view polygamy, you are doing descriptive ethics, just describing what they think. कि भाई एक कल्चर ये है, एक कल्चर ये है, एक कल्चर ये है, ये पॉलीगैमी के बारे में क्या सोच रहा है, ये पॉलीगैमी के बारे में क्या सोच रहा है, ये पॉलीगैमी के बारे में क्या सोच रहा है। आपने वो स्टडी किया,
आपने मान लो इसका डिटेल रिपोर्ट कुछ बनाया, ठीक है, तो लोग क्या सोच रहे हैं, आपने जस्ट यहाँ मेंशन किया दिस इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव एथिक्स तब बात करेंगे इफ यू आर्ग्यू दैट एवरीवन शुड फॉलो द गोल्डन रूल, देन यू आर डूइंग नॉर्मेटिव एथिक्स, यू आर प्रेस्क्राइबिंग हाउ पीपल शुड एक्ट। यहाँ पे आप एक तरीके से नॉर्मेटिव एथिक्स में आप समझो कि आप एक तरीके से प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हो कि देखो लोगों को इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, इस प्रकार से एक्ट करना चाहिए। यहाँ आप एक तरीके से समझो आप गोल्डन रूल बता रहे हो कि देखो यही करना है आपको। यहाँ क्या हो रहा था, हम लोग पॉलीगेमी के बारे में पढ़ रहे थे, ये सोसाइटी ये सोसाइटी ये सोसाइटी, तीनों को डिस्क्राइब कर दिया गया कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं पॉलीगेमी को लेके, यहाँ के लोग, दिस इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या कर रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हाउ पीपल शुड एक्ट। मेटा एथिक्स में क्या हो रहा है, व्हाट डज राइट इवन मीन, कि यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो सही है, हम बताए ना एथिक्स इज व्हाट, कि हमें सही गलत का पता चल सके, तो वो सही क्या है, व्हाई इज स्टेलिंग इमोरल, ये चीज हम लोग मेटा एथिक्स में पढ़ते हैं जहाँ आइडियाज का बात होगा। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं नॉर्मेटिव एथिक्स में कि कैसे बिहेव, कैसे एक्ट करना है। नॉर्मेटिव एथिक्स में हम लोग डियोंटोलॉजी, टेलियोलॉजी पढ़ेंगे, आगे वर्च्यू एथिक्स पढ़ेंगे। अप्लाइड एथिक्स क्या होता है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिकल थ्योरीज, दिस इज अबाउट अप्लाइंग द एथिकल थ्योरीज टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। For example, deciding if cloning is ethical or if AI should be allowed to make life or death decisions, right? ठीक उसी प्रकार से अगर scope of ethics का बात करें तो your personal ethics guide your choices, professional ethics guides doctors, lawyers, social ethics guides communities, environmental ethics guides our relationship with environment, global ethics international level पे आएगा। Now you tell me what's a new technology you have heard about that you think will bring up new ethical questions? क्या उसका आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, सोशल मीडिया होगा, जीन एडिटिंग होगा क्या? यू टेल मी। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अप्लाइड एथिक्स। उसमें सबसे पहला बायो एथिक्स क्या है, ये सब बहुत न्यूज में रहता है। अब न्यूज में रहने के कारण करना क्या है आपको सब अप्लाइड एथिक्स जैसे बायो एथिक्स हो गया, जैसे इन्वायरमेंटल एथिक्स हो गया, बिजनेस एथिक्स हो गया, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको दिमाग में रखने हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन कोई आता है तो ये टर्म्स आपको ड्रॉप करना है आंसर में, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड रैपिडली इवॉल्विंग एरियाज ऑफ अप्लाइड एथिक्स इज बायो एथिक्स। दिस डील्स विथ मॉरल क्वेश्चन that arise from advancement in biology and medicine. Now think about gene editing. Have you heard about gene editing? So is it ethical to change a baby's gene to make them smarter or only to cure diseases? Bioethics helps us discuss this. सबसे पहले ऑटोनॉमी का बात होगा। A patient has the right to refuse a life-saving treatment even if the doctor thinks it's best. That's respecting their autonomy. अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने, right to make informed decision. दूसरा प्रिंसिपल बेनिफिसेंस। A doctor recommending a vaccine to prevent illness is acting on the principle of beneficence, doing good for the patient. तीसरा प्रिंसिपल क्या है, नॉन माल एफिसेंस। एक सर्जन का प्राइमरी ड्यूटी क्या है, टू डू नो हार्म, दे वोंट परफॉर्म अननेसेसरी सर्जरी। फिर उसी प्रकार से जस्टिस। ड्यूरिंग अ पैंडेमिक हाउ डू यू फेयरली डिस्ट्रीब्यूट लिमिटेड वैक्सीन? बायो एथिक्स हेल्प्स विथ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन नीड, कॉन्फिडेंशियलिटी, कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, जैसे नॉट डिस्क्लोजिंग HIV स्टेटस, ये बायो एथिक्स है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट। बिफोर अ क्लिनिकल ट्रायल पेशेंट मस्ट बी गिवन all information about risk and benefits so they can make an informed decision to participate for a clinical trial. Now you tell me, if you are a doctor, which of these bioethical principles do you think would be the most challenging to uphold sometimes? Fidelity मतलब maintaining trust and promises. So इनमें से कौन से ऐसे principles होंगे जब आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप एक डॉक्टर हो, तो इनमें से कौन से बायोएथिकल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना ज्यादा चैलेंजिंग होगा? यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ एथिक्स इज नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल, इट अप्लाइज टू बिजनेसेस एंड आवर रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। सो ये बिजनेस एथिक्स भी कुछ होता है, एनवायरमेंटल एथिक्स भी कुछ होता है। बिजनेस एथिक्स जिसको कॉर्पोरेट एथिक्स भी कहा जाता है, ऐसे समझो कि क्या एक कंपनी को चाइल्ड लेबर को यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू कट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? बिजनेस एथिक्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या देगा? नो। शुड अ कंपनी यूज चाइल्ड लेबर टू कट कॉस्ट? बिजनेस एथिक्स सेज नो। शुड अ कंपनी बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट्स प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट?
बिजनेस एथिक्स आंसर देगा यस। एथिकल ई कॉमर्स कंपनीज इंश्योर रिस्पॉन्सिबल e-waste disposal, going beyond just selling the product. So business ethics scrutinizes the ethical principles and problems in business. It aims to build the trust between the business and society. Environmental ethics का अगर बात करेंगे तो the Chipko movement in India, where villagers hugged the trees to prevent logging, is a powerful example of environmental ethics in action, protecting nature even at personal risks. So deal with ethical problems surrounding environmental protection and conservation. It aimed to provide ethical justification and moral motivation for global environmental protection. कैसे principles यहाँ involved होंगे? तो respect for nature, sustainability, interconnectedness, stewardship, justice and equity, precautionary principle, respect for biodiversity, holistic perspective. Now, as the world becomes more connected, ethics extends to international relations and media landscape. International ethics माने upholding the ethical values in global relations, जैसे refugee crisis, cyber warfare, climate change, है ना? So should wealthier nation do more to help countries affected by climate change, even if they didn't cause it? This is an international ethical question. Media ethics का अगर बात करें तो ethical means of collecting, presenting news. It aimed to prevent monopoly, uphold pluralism, maintain objectivity, increase truthfulness. जैसे इशू कहाँ देखने को मिलता है? मीडिया एथिक्स का अगर आपको इशू बताना हो, मीडिया एथिक्स वाले क्वेश्चन में कहीं आपको इशू बताना पड़े जहां मीडिया इररिस्पॉन्सिबल तरीके से लाइव टेलीकास्ट किया था 26 से 11। क्यों? इसको फुटेज चाहिए था, इसको पैसा चाहिए था, लेकिन उसके चक्कर में क्या हो गया, पाकिस्तान को मतलब हर एक मोमेंट का जानकारी मिलता रहा। फेक न्यूज इशू है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पेड प्रोडक्ट प्लेसमेंट, है ना? 26 से 11 के टाइम क्या हुआ था? सम न्यूज चैनल शोड लाइव फुटेज दैट इनएडवर्टेंटली हेल्प्ड टेररिस्ट। दिस वाज एन एथिकल फेलियर इन मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिजिटल एथिक्स का बात करें तो इट डील्स विद एथिकल प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल न्यूज मीडिया, जैसे प्लेगियरिज्म, डिजिटल अल्टरिंग, प्राइवेसी वायलेशन, फेक न्यूज, डीप फेक जहां एआई जो है वो क्रिएट करता है रियलिस्टिक फेक वीडियोस, रेज ह्यूज एथिकल कंसर्न अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी। सो सोशल मीडिया कंपनीज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग फेक न्यूज। ये कहाँ आएगा? डिजिटल मीडिया एथिक्स के अंदर आएगा, के स्कोप में आता है। सो हाउ डू यू पर्सनली चेक इफ न्यूज यू सी ऑनलाइन इज ट्रू और फेक? व्हाट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू थिंक सोशल मीडिया यूजर हैव? आप बताओ, सोशल मीडिया यूजर के रूप में आप बताओ, व्हाट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू थिंक सोशल मीडिया यूजर्स हैव? सोचो, बताओ। नाउ फाइनली लेट्स लुक एट एथिक्स इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे एआई, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स। एआई एथिक्स का अगर बात करें तो इफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूज्ड फॉर लोन एप्लीकेशन इज trained on biased data, it might unfairly deny loan to certain groups. AI ethics aim to prevent this bias by design. The black box problem refer to not knowing why an AI made a certain decision. This is called lack of transparency. तो तरीका क्या है? तरीका है प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए, एथिकल बाय डिजाइन एआई चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, इंक्लूसिव डेटा चाहिए, ह्यूमन को आपको रखना पड़ेगा। आप मशीन पे आप 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ह्यूमन टच चाहिए तो आपको ह्यूमन को लूप में लाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स का अगर बात करें तो a company's code of ethics might state that all employees must be treated with respect, है ना? एक कंपनी का है कोड ऑफ एथिक्स, वो कोड ऑफ एथिक्स ये बात बोल सकता है कि हर एम्प्लॉय को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए। दिस गाइड्स हाउ मैनेजर्स हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रमोशन। अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम अलाउज एम्प्लॉय टू रिपोर्ट अनएथिकल बिहेवियर विदाउट फियर। ये ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स हुआ, माने एथिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई। इसमें आपको रिटर्न कोड, ट्रेनिंग, एडवाइस, रिपोर्टिंग, इस तरीके के कुछ बात किए जाएंगे। पॉलिटिकल एथिक्स का अगर बात हुआ तो यहाँ मॉरल जजमेंट अबाउट पॉलिटिकल एक्शन, पॉलिटिकल एजेंट्स, यहाँ एथिक्स ऑफ प्रोसेस का बात होगा, एथिक्स ऑफ पॉलिसी का बात होगा। शुड अ politician prioritize their party interest or nation's interest? That's a political ethical dilemma. The ethics of process is about how politicians conduct themselves. The ethics of policy is about whether the policies themselves are just. कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पॉलिसी बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों को मदद कर रहा है। This is ethics of policy. Now you tell me, if you are designing an AI, what's one ethical rule you would definitely program into it? Answer this. Now, we
all know that, just a second, हाँ, we all know that our ethical behavior changes slightly depending on whether we are in our private lives, जैसे कि फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, और ऑन आर पब्लिक लाइफ, जैसे एट वर्क, इन सोसाइटी। तो हमारा एथिकल बिहेवियर स्लाइटली चेंज हो जाता है। प्राइवेट स्फेयर में कुछ अलग रहता है, पब्लिक रिलेशनशिप में कुछ अलग रहता है। ठीक नाउ, अगर स्कोप का बात करें तो एट होम यू माइट बी वेरी इनफॉर्मल विथ योर फैमिली, है ना? क्यों? क्योंकि वो आपका प्राइवेट स्पेस है। जबकि एट वर्क प्लेस यू आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोफेशनल। ऑटोनॉमी, प्रिवेसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एथिक्स एंड प्राइवेट रिलेशन में क्या है कि यू हैव more privacy in your personal conversation, higher degree of autonomy, privacy. But if you are a public official, your conversations related to work might need to be transparent because public have right to information. Motive के respect में अगर देखें, ethics in private relation and ethics in public relation, so going on a picnic with friend is for your personal enjoyment, self interest हो गया वहां पे. A government official working on budget is doing it for public interest, organizational interest. And obviously नेचर कैसा होगा एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन का? पर्सनल होगा, इंटीमेट कनेक्शन जैसे ट्रस्ट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट। जबकि इधर बात करेंगे एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन का तो प्रोफेशनल डोमेन, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इन कम्युनिकेशन। एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन में इन्फोर्समेंट कैसा है? सो इंटरनल है, जैसे आपके अपने पर्सनल वैल्यूज, कॉन्साइंस, इंटरपर्सनल डायनेमिक्स। जबकि एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन में एनफोर्समेंट कैसा है? तो एक्सटर्नल स्क्रूटिनी है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, डैमेज टू रेप्यूटेशन हो सकता है। नाउ यू टेल मी, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर योर प्राइवेट एथिकल स्टैंडर्ड माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन पब्लिक रोल? कि आप अपने प्राइवेट एथिकल स्टैंडर्ड आपका कुछ ये है, बट पब्लिक रोल में जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो कुछ इससे अलग है। तो क्या ऐसा कोई सिचुएशन आपको ध्यान आता है? नो, इवन दो प्राइवेट रिलेशनशिप्स आर पर्सनल, ethics are incredibly important for them to thrive. If you are honest with your friends, family, you build trust, and this lead to living a good life, leading to harmonious relationship. Parents who practice honesty, fairness at home are teaching their children the valuable ethical lessons. The family is the first स्कूल ऑफ वैल्यू लर्निंग। सो कैरेक्टर डेवलपमेंट में मदद करता है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इक्वालिटी। इफ यू आर नोन एज एन एथिकल पर्सन इन योर प्राइवेट लाइफ, इट बिल्ड्स योर रेप्यूटेशन विच कैन हेल्प यू गेन एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट इन द पब्लिक लाइफ और जॉब। सो एक्सेप्टेंस इन पब्लिक लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आपका लिंक बन रहा है ना प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ के बीच में। बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड लव, यू माइट बी मोर tolerant of a friend's small mistakes than a stranger's, because ये दोस्त एंड आपके बीच में ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल ट्रस्ट है। तो यही कारण बनता है कि अगर कुछ गलती भी होता है तो आप माफ कर देते हो। सो मोर टॉलरेंस फॉर इम्परफेक्शन। एथिकल लेसन फॉर चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यू लर्निंग, फैमिली हैव ना। एक आंसर बताओ जस्ट ऐसे ही, दैट हाउ हैव योर फैमिली मेंबर्स टॉट यू अबाउट वैल्यूज विदाउट डायरेक्टली लेक्चरिंग यू? ऐसा कभी लग रहा है कि हाँ, उनके साइड से आपको लेक्चर सुनने को नहीं मिला, बट आपको कुछ तो वैल्यू वहां से प्राप्त हो गया? ध्यान आ रहा है कोई ऐसा मोमेंट? जैसे गांधी जी का था ना कि एक माता जी आई इनके पास एंड वो कह रही थी कि ये माता जी आई एंड वो कह रही थी गांधी जी से कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा शुगर वगैरह खाता है, ठीक है, चीनी खाता है, तो आप प्लीज उसको मना करो, आप मना करोगे तो शायद वो छोड़ देगा। तो गांधी जी शायद एक पर्टिकुलर कुछ दिन के बाद बोले उनको फिर से आने के लिए, ये औरत को। क्यों? बिकॉज गांधी जी खुद शुगर छोड़ने का आदत डाल रहे थे। तो जब वो ये एडवाइस कर रहे थे इस बच्चे को, तब तक गांधी जी शुगर खाना छोड़ चुके थे। सो गांधी जी प्रैक्टिसिंग not eating sugar before advising a child, showing self morality, right? Now in public life, ethics are paramount because actions affect many people. Public officials in particular hold position of trust, power, and their ethical conduct directly impact citizens lives. तो importance क्या है ethics का public relation में? सबसे पहला है ethical decision making. Imagine a district collector making decision about land acquisition. If they are ethical, they will ensure fair compensation, proper rehabilitation, even if it's a difficult process. Their strong moral compass guides them. तो अगर ethics होगा public relation में तो आपको ethical decision making दिखेगा. Equality and fairness. When a
हाँ, when a government official conducts a Janta Darbar, public grievance meeting, they must listen to everyone impartially, regardless of their background or influence. This uphold fairness. This ensures equality, transparency, and trust. If a public department makes it spending रिकॉर्ड्स पब्लिक है ना, अगर एक पब्लिक डिपार्टमेंट है वो अपने जो उसके खर्चे वाले रिकॉर्ड है अगर वो उसको पब्लिक करता है तो इट बिल्ड्स ट्रस्ट विद सिटीजन बिकॉज दे कैन सी हाउ देयर मनी इज बीइंग यूज्ड. लोग देख पाएंगे ना कि अच्छा दिस इज पब्लिक डिपार्टमेंट एंड इसने अपने खर्चे को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया, तो लोग जो है जिसका पैसा यहाँ टैक्स के फॉर्म में आया लोग ये देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये पब्लिक डिपार्टमेंट ने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया. दिस इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी, बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल डिसीजंस. तो होगा क्या, इससे ट्रस्ट बनेगा एंड दिस ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पेक्टफुल इंटरैक्शन. एन आईएएस ऑफिसर लाइक प्रशांत नायर, known as Collector Bro, gained immense public trust by interacting respectfully and empathetically with citizens. हुआ क्या, government accessible हो गया. Now you tell me, why do you think it's even more important for a public servant to be ethical than for someone in a private job? You tell me, you answer this question, right? Now to guide public servant, UK's Committee for Standards in Public Life, led by Nolan, laid down 7 crucial principles. These are universally recognized as foundational for ethical public service, right? सबसे पहला selflessness, दूसरा integrity, objectivity, accountability, openness, honesty, leadership. SIOAOHL. Selflessness, integrity, objectivity, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप. यूपीएससी का ये क्वेश्चन है हर साल. ये 7 टर्म अगर याद रहेगा तो हर साल आप आंसर कर सकते हो अच्छा खासा. नो सेल्फलेसनेस के बारे में देखो. थिंक ऑफ सिंधु ताई सबकाल, जिनको मदर ऑफ ऑर्फेंस भी कहा जाता है, अनाथों की माँ. सी डेडिकेटेड हर लाइफ टू केयरिंग फॉर अबंडेंट चिल्ड्रन विथ नो पर्सनल गेन, ओनली पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक उसी प्रकार से अ सिविल सर्वेंट गिविंग इम्पार्शियल एडवाइस टू अ मिनिस्टर even if it's against their personal view is showing selflessness. This is selflessness. Now let's talk about integrity. हमको पता है ना इंटीग्रिटी क्या होता है, हमने देखा था ethics, integrity, aptitude. Ethics is knowing the good, integrity is doing the good and aptitude is doing the good well. तो integrity भी एक principle है, one of the 7 principle of public life. Integrity. A public official should not accept gifts or favor from company that might want to influence their decision. This maintains their integrity. Objectivity. When a government body hires new staff, they should use clear objective criteria, not personal connections, biases, nepotism. ये सब नहीं करना है in order to ensure fairness. तो अगर objectivity होगा तो fairness दिखेगा, objectivity होगा तो trust बनेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. फिर अकाउंटेबिलिटी. द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी. सिटीजन कैन आस्क द गवर्नमेंट व्हाई अ डिसीजन वाज मेड. द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू प्रोवाइड रीजंस. इसको कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी. ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी रिजाइन कर देते हैं. दिस इज अकाउंटेबिलिटी. ओपननेस. व्हेन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड, being open means clearly explaining why it was chosen, what the costs are, what benefits are expected, rather than keeping it secret. So openness बहुत जरूरी है public life में. Honesty. A public servant must always be truthful in their reports and statement, even if the truth is इनकन्वीनियंट. बहुत अच्छा है. ट्रुथ अगर इनकन्वीनियंट हो फिर भी एक पब्लिक सर्वेंट को रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट्स में वो ट्रुथ को बताना है. लीडरशिप. अ सीनियर officer who always arrive on time, works diligently, treat everyone respectfully, sets an example of leadership for their team. So promote and support these principle. Which principle? जो प्रिंसिपल 1 से 6 तक लिखा हुआ है उसको बाय एग्जाम्पल, यही तो लीडरशिप हुआ ना. नाउ यू टेल मी विच ऑफ दीज नोलन प्रिंसिपल्स do you think is the most challenging for public servant to uphold in India today? Why? Tell me. Now, while we talked about ethics in private and public life separately, they are deeply connected. Your personal ethics often shape your public behavior and vice versa. जैसे interconnectedness है. If Mahatma Gandhi lived a life of non-violence and truthfulness personally, it naturally extended to his public life and political struggles. Similarly, if society starts accepting something like Me Too movement, it influences private behavior and values. है कि नहीं?
तो दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन तो है. इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल. अब पब्लिक एथिक्स जैसे लॉज, रेगुलेशन, दे सेट स्टैंडर्ड्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइवेट कंडक्ट को. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इफ अ पब्लिक official owns shares in a company bidding for government contract, there is a conflict of interest, है कि नहीं? Their private financial interest could influence their public duty. They must prioritize the public good, perhaps by recusing themselves from the decision. This is conflict of interest. Legal and ethical consideration. Ethics goes beyond legal requirement, considering moral and rightness. And there is no tight separation. If a public official faces personal bankruptcy, it might raise question about their financial integrity and ability to manage public fund, showing how private life can impact the public trust. कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल ऐसे कंगाल होके बैठा पड़ा हुआ है तो हो सकता है ना कि वो गड़बड़ कर दे, करप्शन कर दे, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, एंड होगा क्या? पब्लिक ट्रस्ट खत्म होगा. Now answer this. How can a strong personal ethical foundation help someone succeed and be respected in a public role? Answer this. Now, the family is the first and the most fundamental institution where we learn values. It's often called द फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यू लर्निंग. अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, है ना? तो फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यू लर्निंग कैसे? देखो, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू शेयर देयर टॉयज और सेज थैंक यू एट होम, they are learning values like generosity, like gratitude for their family. और क्या है? इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फैमिली, है ना? इंकरेजमेंट के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में. डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग. If parent involve children in family decision like choosing a vacation spot, it teaches them respect for others' opinion and participation, है ना? Informal learning. Families' traditions like celebrating festivals with certain rituals often implicitly teach values like community, respect for elders, gratitude, role model. If parents are always honest, even about small things, their children are more likely to internalize honesty as a value. Constructive, destructive role. A family that constantly gossips or cheats might inadvertently teach negative values to children. Change in value. Parents today might emphasize gender equality much more than previous generations did, reflecting evolving societal norms. Now, after family, schools, colleges play a massive role in shaping our values. They provide a structured environment for learning ethical and moral principles. So they play important role for learning ethical moral principles. Role as powerful agent, school teaches us not just maths and science, but also empathy, kindness, and how to respect different opinions. School कॉलेजेस क्या सिखाता है हमें एटिकेट्स सिखाता है, हमें वैल्यू सिखाता है. लर्निंग टू स्टैंड इन अ क्यू एंड नॉट टू टॉक लाउडली इन अ लाइब्रेरी आर एग्जांपल्स ऑफ एटिकेट्स एंड वैल्यूज taught in school. Curriculum, ethics classes or stories in textbook that highlight honesty or courage directly teach values. ये सिलेबस टेक्स्ट बुक हमने देखा है. स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्समैनशिप एंड टीम स्पिरिट. प्लेइंग अ टीम स्पोर्ट teaches you fair play, teamwork, how to win or lose gracefully. Overall personality develop. Holistic growth होता है हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ होता है. सोशल कंट्रोल. एंटी बुलिंग पॉलिसीज इन स्कूल टीच स्टूडेंट अबाउट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स. तो इस प्रकार से सोशल कंट्रोल के भी रूप में फॉर्म में स्कूल जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो रोल प्ले करता है. नाउ बियॉन्ड फैमिली एंड स्कूल, द ब्रॉडर सोसाइटी वी लिव इन कॉन्स्टेंटली शेप्स आवर वैल्यूज थ्रू इट्स नॉर्म्स, ट्रेडिशंस एंड पब्लिक फिगर. जैसे पहला रोल अगर देखें तो स्ट्रेंथ फॉर वैल्यू इनकलकेशन, प्रोवाइड कलेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ नॉर्म्स, बिहेवियर्स, एक्सपेक्टेशन. नर्चरिंग डाइवर्सिटी, encourages variety of values, well-rounded individuals. Cultural norms and traditions, ऐसे समझो. Celebrating Diwali और Eid together as a community reinforces values of togetherness, generosity, respect for different cultures, right? Shared value for cohesion. The Swachh Bharat Abhiyan campaign aims to instill a shared value of cleanliness in society, leading to collective action. Role models and credibility. When a respected leader speaks out against corruption, it reinforces the value of integrity in society, है ना? एंड ये रोल मॉडल आ कहां से रहे? टीचर्स, बिकॉज दे हैव क्रेडिबिलिटी. लीडर्स, सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसेस वैल्यू, जैसे अमिताभ बच्चन फॉर विद्या बालन फॉर स्वच्छ भारत अभियान. री इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, जैसे फॉर्मल अगर देखे तो लॉज जो है वो
बहुत सारे वैल्यूज को री करता है, वो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल देखे तो सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव के तहत भी आप बहुत सारे वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने लाइफ में। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द राइज ऑफ अ प्योरली मटेरियलिस्टिक कल्चर where money is valued above all else can lead to a decline in values like honesty, compassion. Misuse of social media for spreading fake news or bullying also erode values, right? Now you tell me, how has social media influenced the values of young people, both positively एज वेल एज निगेटिवली? तो दोनों बताइए आप कि सोशल मीडिया ने कैसे यंग पीपल के वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करा है, पॉजिटिवली भी निगेटिवली भी। नाउ अब समझो, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अब क्वेश्चन इस तरीके के पूछ रहे हैं, सो इसको तो एज इट इज आप लोग मतलब याद ही कर लें। द रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज नॉट स्टैटिक, इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टू मीट द न्यू challenges and expectations in governance. सबसे पहला, innovator. A public servant might innovate by using technology to make government services like applying for a license much faster and easier for citizen. So public servant का role कैसा होना चाहिए? तो इनोवेटर होना चाहिए उसको, डेवलपिंग न्यू अप्रोच फॉर सर्विस डिलीवरी टू सर्विस डिलीवरी, पॉलिसी मेक। पब्लिक सर्वेंट कैसा होना चाहिए? इनेबलर होना चाहिए। द स्वच्छ भारत मिशन इज एन एग्जाम्पल वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्ट एज इनेबलर, ब्रिंगिंग टुगेदर गवर्नमेंट, एनजीओ एंड सिटीजन टू अचीव द क्लीनलीनेस गोल। तो इनोवेटर याद रहेगा, इनेबलर याद रहेगा। थर्ड वन इज इंटीग्रेट। ये क्यों ना, क्योंकि ये सारे टर्म्स बाकी लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखोगे एग्जाम, राइट? सो इनोवेटर वी हैव सीन, इनेबलर वी हैव सीन, इंटीग्रेटर। फॉर अ कॉम्प्लेक्स इशू लाइक इंप्लीमेंटिंग अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पब्लिक सर्वेंट्स नीड टू बी अ integrator, working with education department, health department and even local communities to make it successful. क्या होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट को? फैसिलिटेटर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फैसिलिटेटर, हेल्पिंग टैक्सपेयर अंडरस्टैंड रूल्स एंड पे टैक्सेस इजिली रादर देन जस्ट बीइंग इन्फोर्सर, है ना? तो इसीलिए अब बहुत बार ऐसे सुनोगे कि सरकार को रेगुलेटर से हट के फैसिलिटेटर बनने पे फोकस करना चाहिए, है ना? हेल्पिंग सिटीजन असेस द पब्लिक सर्विस एंड एक्सरसाइज राइट्स, एडवोकेट्स। अ पब्लिक सर्वेंट वर्किंग इन ट्राइबल affair might act as an advocate for tribal rights, ensuring their voices are heard and their interests are protected. तो क्या क्या हुआ? इनोवेटर होना चाहिए, इनेबलर होना चाहिए, इंटीग्रेटर होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए एंड एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, आपने वो फैमिली मैन में मनोज वाजपेयी को देखा है, उसने मल्टीफेस्टेड रोल किया है ऑफ अ सिविल सर्वेंट का। श्रीकांत तिवारी याद आ रहा है ना? अनफॉर्चुनेटली वी ऑफन सी अ क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन अ सोसाइटी एंड दिस इज पर्टिकुलरली एविडेंट in the relationship between politics and ethics. Now, crisis of ethical values क्या हो रहा होगा, क्या हुआ होगा कि हम कह रहे हैं कि क्राइसिस है एथिकल वैल्यूज का? डिक्लाइन ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड लाइफ को का नैरो व्यू हो गया है, मतलब गुड लाइफ को लोग पैसे के फॉर्म में देख रहे हैं। इरोजन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट खत्म हो रहा है। इंडिविजुअलिज्म पे का राइज हो रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एथिकल डायलेमास इन प्रोफेशंस, मीडिया का रोल इन एथिकल डिस्टॉर्शन। इसके कारण कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? सोशल इंस्टेबिलिटी, लॉस ऑफ ट्रस्ट, राइजिंग इनइक्वालिटी, डीह्यूमनाइजेशन। अब पॉलिटिक्स एंड एथिक्स के बारे में अगर देखें तो क्या कॉजेज हैं फॉर रिलक्टेंस अमंग यूथ कि वो पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं? तो करप्शन, पार्टी ऑटोक्रेसी, कैरेक्टर अटैक्स, हाई इलेक्शन कॉस्ट, नेगेटिव इमेज। एंड कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? एथिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है ये एथिकल वैक्यूम का? पुअर गवर्नेंस, राइज ऑफ पॉपुलिज्म, इग्नोर्ड पब्लिक नीड्स, यूथ का डिसएंगेजमेंट हो रहा है। तो स्टेप्स क्या हो सकते हैं? स्टेट फंडिंग, पार्टी रिफॉर्म, पॉजिटिव कैंपेनिंग, फास्ट ट्रैक जस्टिस, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, सेलिब्रेट इंटीग्रिटी, है कि नहीं? सो मेनी यंग पीपल हेजिटेट टू ज्वाइन politics because they see it as a dirty game full of corruption, personal attacks, and this ethical vacuum leads to poor governance because good people stay away. अब अगर elections को state funded कर दिया जाए, it could reduce the need for politicians to raise huge sums, potentially reducing the corruption. साथ ही साथ क्या करना होगा? करना ये होगा कि we have to celebrate leaders known for their integrity and this will inspire the younger generation, right? Now अब कुछ important theories and principles देखते हैं एक एक करके। First, deontology, largely associated with philosopher Immanuel Kant. Deontology focuses on duty, focuses on rules and not consequences. आया बात समझ में? कि
ये ड्यूटी है, ये नियम कानून है, इसको फॉलो करेंगे, एंड गोल क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आउटकम क्या दिख रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारा रास्ता जो है वो रास्ता सही होना चाहिए। दिस इज डियोंटोलॉजी, राइट, लार्जली एसोसिएटेड विद कांत। सो इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझना है ना, ऐसे समझते हैं। देखो, इमेजिन यू आर अ शॉपकीपर, राइट। और डियोंटोलॉजिस्ट, डियोंटोलॉजी किस पे फोकस करेगा? ड्यूटी पे, रूल्स पे, कॉन्सिक्वेंस पे नहीं फोकस करेगा, मीन्स पे फोकस करेगा, एंड पे फोकस नहीं करेगा, ठीक है। तो मान लो आप एक शॉपकीपर हो, अ डियोंटोलॉजिस्ट वुड से यू मस्ट ऑलवेज बी ऑनेस्ट विथ कस्टमर बिकॉज इट्स योर ड्यूटी रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट मेक्स यू more or less money. The intention to be honest is what मैटर्स। आया बात समझ में? तो राइटफुलनेस रॉन्गफुलनेस डिपेंड ऑन फुलफिलिंग द ड्यूटी, नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस। कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नहीं फर्क पड़ता, आप ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट रहोगे, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। एथिकल जजमेंट बेस्ड ऑन इंटेंशन, डोंट लाई, झूठ मत बोलो, डोंट स्टील, डोंट चीट। इसका पॉजिटिव क्या होगा? इट हेल्प इन रिजॉल्विंग द मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, प्रोमोट नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एम्फेसाइजेस मीन्स, आप रास्ता क्या चुने हो उस पर फोकस करता है। नेगेटिव क्या है? ओवर रिलायंस ऑन ड्यूटी, डिसरिगार्ड फॉर रिजल्ट, ये बहुत रिजिड होता है। डिसरिगार्ड फॉर रिजल्ट मतलब कि आप ये रास्ता चुन रहे हो, अब इससे गलत, अब ये रास्ता भले ही सही है, भले आउटकम आपको गलत मिल जाए। तो झूठ क्या लिख रहा है यहाँ पे? डोंट लाई, झूठ मत बोलो। अब वो झूठ बोलने से किसी का जान बच भी जाता है तो भी वो झूठ बोलना गलत ही होगा। आया बात समझ में? तो ये तो निगेटिव हुआ ना। अगर झूठ बोलने से किसी का जान बच जाता है तो फिर वो झूठ बोलना तो सही है, अच्छा है। तो जब डियोंटोलॉजी का बात आता है ना, तो वहीं पे एक टर्म ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड डियोंटोलॉजी। मतलब रूल को, ये रूल को तब तक फॉलो करो, ये रूल को तब तक फॉलो करो जब तक इमरजेंसी ना हो, देन रिवर्ट टू कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। क्या होता है ये देखेंगे। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करेंगे, ये लोग आउटकम पे फोकस करेंगे, ये लोग एंड पे फोकस करेंगे। तो थ्रेशोल्ड डियोंटोलॉजी क्या बोल रहा है कि रूल्स को फॉलो करो जब तक इमरजेंसी ना हो, अगर इमरजेंसी है तो फिर एंड पे फोकस करो, आउटकम पे फोकस करो, कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करो। नाउ Immanuel Kant believed in categorical imperatives, universal moral laws. सबसे पहला universal law, act only if universally acceptable, act only if you would be okay with everyone doing it. If everyone lied, society would break down, so lying is wrong, है कि नहीं? तो तभी वो काम करो जब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। अगर सब लोग झूठ बोलेगा तब तो मतलब समाज पूरे तरीके से टूट जाएगा ना, तो फिर झूठ बोलना गलत हो गया। तो पहला कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, यूनिवर्सल लॉ, ट्रीट ह्यूमैनिटी एज एन एंड, नेवर मियरली as means. Never use people merely as a means to an end. Befriending someone just to get a job through their connection is unethical because you are using them, not valuing them as a person. And तीसरा categorical imperative क्या है? Autonomy, kingdom of ends. Action contribute to universal moral law, respecting freedom, इक्वालिटी। इसको बस आप ऐसे समझ लो कि मान लो आप एक किंगडम है, राइट, वहां पे आप जो कर रहे हो वही फिर वहां का नियम बन रहा है। तो क्या आपको वो चीज सही लग रहा है? अगर सही लग रहा है तो फिर वो चीज ठीक है। जैसे मान लो आपने चोरी किया, अब चोरी किया नॉर्मल हो जाता है, तो क्या ये चीज ठीक है? दिस कम्स अंडर ऑटोनॉमी, किंगडम ऑफ एंड्स, ठीक है। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट टू डियोंटोलॉजी, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म ऑल्सो कॉल्ड टेलियोलॉजी सेज आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस of an action are what determine if it's ethical. Consequentialism किस में फोकस करेंगे कि आपने ये एक्शन करा, ये है ना, रास्ता फॉलो करके ये आउटकम आपको मिला, तो आपका ये मीन्स क्या था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? आउटकम क्या मिला। अगर आउटकम अच्छा है तो फिर आपका ये पूरा एक्शन क्या होगा? सही होगा। आउटकम पे फोकस करता है कौन? कॉन्सिक्वेंशियलिज्म वाले, कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करता है। अब ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में एक टाइप आता है यूटिलिटेरियनिज्म का, राइट। अब ऐसे समझो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, इफ अ गवर्नमेंट बिल्ड्स अ डैम दैट डिस्प्लेसेस अ फ्यू विलेजेस, ठीक है, बट ब्रिंग्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन टू मिलियंस, तो एक कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट क्या बोलेगा? ही माइट आर्गू इट्स ethical because ends, that is benefits to millions, justify the means displacement of few। आया बात समझ में? तो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म किस पे? आउटकम पे फोकस करता है कि डैम बनाया गया, वो डैम से लाखों करोड़ों लोगों को बिजली मिला, अब उस के लिए हमें कुछ लोगों को अगर हटाना पड़ गया तो देखो ना, लाखों को फायदा तो हुआ। द एंड जस्टिफाई द मीन्स। यूटिलिटेरियनिज्म, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी रिलीजिंग अ न्यू वैक्सीन that has minor side effects for a few people but saves millions from a deadly disease would be a utilitarian
choice. Greatest good for greatest number. The COVID-19 vaccine rollout is a good example of utilitarianism कि जो most ethical choice वो होगा जो greatest good और for greatest number प्रोड्यूस करे, राइट? तो डियोंटोलॉजी, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म समझ में आ रहा है क्या है? नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी इन इंडिया दैट सीम्स टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर? आंसर मी. नाउ अनलाइक रूल्स, दैट इज अनलाइक डियोंटोलॉजी जो कि रूल पे फोकस करता है, और कॉन्सिक्वेंसेस जो कॉन्सिक्वेंशलिज्म वाला बात है, वर्च्यू एथिक्स जो है ना, इट फोकसेस ऑन कैरेक्टर ऑफ मॉरल एजेंट. ये कैरेक्टर पे फोकस करता है. वर्च्यू एथिक्स आपसे पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शुड आई बी, दिस इज वर्च्यू एथिक्स. अ वर्च्यू एथिसिस्ट would not just ask did I follow the rule or what was the outcome, but did I act like an honest person, did I act courageously. ये हुआ वर्च्यू एथिक्स कि वो फोकस करता है मॉरल एजेंट के कैरेक्टर. वो उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या उसने रूल को फॉलो किया, क्या कॉन्सिक्वेंस जो था वो अच्छा था, नहीं, इस पे नहीं. वो उस मॉरल एजेंट के कैरेक्टर पे फोकस करेगा. एम्फेसाइजेस बीइंग अ गुड पर्सन ओवर फॉलोइंग रूल्स और असेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. कुछ कार्डिनल वर्च्यूज होते हैं जैसे प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस, करेज. प्रूडेंस, दिस इज अ प्रैक्टिकल विजडम. अ प्रूडेंट पर्सन मेक वाइज डिसीजन बाय थिंकिंग अहेड एंड कंसिडरिंग ऑल एंगल्स. उसको प्रूडेंस कहा जाता है. जस्टिस, क्या होता है जस्टिस? Being a just person means being fair, giving everyone what they deserve. Temperance, क्या होता है temperance? This is about self-control, moderation, not overeating, not losing your temper easily. मध्यम मार्ग. Courage, जिसको fortitude भी कहा जाता है. जैसे डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स displaying immense fortitude, immense courage during COVID-19 pandemic, risking their own life to save others. एग्जेम्प्लीफाई दिस वर्च्यू. कौन सा वर्च्यू? करेज वाला वर्च्यू. अभी ये वर्च्यू एथिक्स का एक क्रिटिसिज्म ये है दैट इट डज नॉट ऑलवेज गिव क्लियर आंसर टू स्पेसिफिक डायलेमास. व्हाट इफ two virtues conflict? For example, is it more virtuous to be honest or compassionate in a difficult situation? है ना? Now among these four virtue, that is prudence, justice, temperance and fortitude, courage, which virtue do you think is most important for a public servant to possess and why? Answer this. Now, beyond the three main theories, there are many other important ethical concepts and principles that help us understand more dilemmas. जैसे सबसे पहले सोशल एथिक्स या कम्युनिटेरियनिज्म. वाइल इसको ऐसे समझो, वाइल स्मोकिंग इज एन इंडिविजुअल चॉइस, लिटरिंग सिगरेट बर्ड्स इज अगेंस्ट सोशल एथिक्स बिकॉज इट हार्म्स कम्युनिटीज क्लीनलीनेस. स्वच्छ भारत, है ना? इकोनॉमिक एथिक्स, मॉरल वैल्यूज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रैक्टिसेस, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का बात आना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी का बात आना चाहिए, जेंडर बजटिंग का बात आना चाहिए. स्टीवर्डशिप ethics, protecting forest and rivers is a part of our stewardship duty, है ना? We are caretaker of earth for future generation. Human are caretaker of natural world. फिर आता है cultural ethical relativism. क्या है? Morality depends on social group norms. Alcohol गैम्बलिंग कहीं कहीं इसको सही माना जाता है, एथिकल माना जाता है. हमने रिलेटिव एथिक्स पढ़ा है ना. सो ड्रिंकिंग एल्कोहल माइट बी एक्सेप्टेड इन Western cultures but considered unethical in some Middle Eastern Islamic countries. This shows how moral norms can be culturally relative. Knower-doer split. Conflict when one ignores ethical standard. जैसे if you know cheating is wrong, तो आप knower तो हो, है ना, कि cheating गलत है, ये आप जान रहे हो. So you are a knower, but you still cheat. मतलब आप डूअर हो, तो आप जान रहे हो कि आप गलत कर रहे हो, चीटिंग नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी आप चीटिंग कर रहे हो, मतलब आप डूअर हो. तो यू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन योरसेल्फ लीडिंग टू गिल्ट, डिस्कम्फर्ट. दिस इज नोअर डूअर स्प्लिट. एंड बहुत अच्छा कीवर्ड है ये. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा. इफ यू हेल्प समवन टुडे यू माइट रिसीव help in return later. तो वही जो हम लोग कहते नहीं है, जो बोएगा वही पाएगा. And this applies to groups too. A country's collective action can have collective consequences. Doctrine of double effect. देखो ये सारे टर्म्स ध्यान रखना है, आंसर में ड्रॉप करना है. Doctrine of double effect, ये क्या होता है? Action with good and bad effect is acceptable if bad is not intended and good outweighs bad. जैसे ऐसा समझो कि एक कोई एक्शन है, ठीक है, ये कोई एक एक्शन है, ये एक्शन का गुड रिजल्ट भी होगा, बैड रिजल्ट भी होगा, बट आप ये एक्शन फॉलो इसलिए कर रहे हो बिकॉज गुड
जो रिजल्ट होगा वो बैड रिजल्ट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। गुड आउटवेज बैड, एंड ये अगर आप एक्शन परफॉर्म करते हो तो बैड तो होगा, दो बैड इज नॉट इंटेंडेड, आप चाह नहीं रहे हो कि बैड हो, लेकिन बैड होगा, आपको पता है ये चीज। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर गिविंग स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन टू अ कैंसर पेशेंट टू रिलीव पेन नोइंग इट माइट शॉर्टन देयर लाइफ। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है पेन को खत्म करना, नॉट टू शॉर्टन लाइफ। जबकि वो दवा देने से हो सकता है कि उसका लाइफ जो है वो थोड़ा कम हो जाए। सो द गुड दैट इज पेन रिलीफ आउटवेज द बैड दैट इज शॉर्टर लाइफ। क्लियर? फिर बात आता है डिस्कोर्स एथिक्स का। यहाँ पे आप डेवलप करते हो एथिकल नॉर्म्स थ्रू रीजनड कम्युनिकेशन, थ्रू रीजनड डिस्कशन। ठीक है? तो डिस्कोर्स एथिक्स एक बहुत अच्छा कीवर्ड है फॉर केस स्टडी। जहां पे आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का बात आएगा, वहां पे आप कीवर्ड के रूप में इसको यूज कर सकते हो, डिस्कोर्स एथिक्स को। सुपर एरोगेशन, एक्शन बियॉन्ड the call of duty. During a natural disaster, a volunteer who risked their own life to save strangers goes beyond the call of duty. It's supererogatory. Now, the next is justice. कैसा justice? Distributive justice, which talks about equitable distribution of resource. Procedural justice, impartial process का बात करें, right? Distributive justice समझना है तो ऐसे समझो, that ensuring everyone has fair access to basic resource like food, water, healthcare. This is about डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। राइट्स, तो कैसे राइट्स? नेचुरल राइट्स हैं जो मतलब भगवान के द्वारा दिए गए हैं, वो इंट्रिंसिक है। जैसे अब ह्यूमन को वो राइट्स इसलिए मिले हुए हैं बिकॉज वो ह्यूमन है, बात खत्म। इसी में आपको आता है कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म, माने सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो रहा है कि ये एक सोसाइटी था, सिंपल समझते हैं, इन्होंने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, जहां पे इन्होंने कुछ अपने राइट्स को सरेंडर करा, ठीक। एंड किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो ये गवर्नमेंट, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम अपने कुछ राइट्स को सरेंडर करते हैं, आप हमें गवर्न करो ताकि सोशल ऑर्डर बना रहे। ठीक उसी प्रकार से फेमिनिस्ट एथिक्स चैलेंजेस द पेट्रियार्कल अजम्पशन, एम्फसाइजेस जेंडर इक्वालिटी। पोस्ट मॉडर्न एथिक्स विच सेइंग दैट morality is evolving, it emphasizes diversity. Creative ethics, it support innovations and disruption over traditional beliefs. This is creative ethics. कहाँ लिखेंगे? जहाँ पे इनोवेशन का बात है। क्लियर है? नाउ in the study of ethics you will come across specific terms that describe certain behaviors or psychological phenomena. Understanding these is vital, है ना? अब ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो समझना तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ आई नीड ऑल ऑफ यू कि आप इसको अपने आंसर में ड्रॉप करो। बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, यही सारे वर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स जो हैं, आपके आंसर को बगल वाले के आंसर से अलग दिखाएगा, राइट? इसमें सबसे पहला आता है मॉरल म्यूटनेस। now पहले तो इसको समझ लो। इफ यू सी अ कलीग डूइंग समथिंग अनएथिकल एट वर्क बट यू स्टे साइलेंट बिकॉज you don't want trouble, that's moral muteness। आया बात? Witnessing unethical behavior, choosing not to speak, this is moral muteness। अब आप बताओ ये moral muteness एज ए कीवर्ड आप कहाँ यूज कर सकते हो, कौन से सिचुएशन में यूज कर सकते हो? moral myopia, inability to see ethical issues clearly, distorted moral vision। कितना अच्छा कीवर्ड है ये। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मान लो एक कंपनी सीईओ है, he might have moral myopia if they are so focused on quarterly profits that they fail to see the ethical implication of polluting a local river। आया बात समझ में? तो कीवर्ड में इसको लिखा जा सकता है। कहाँ पे? केस स्टडी में। बहुत सारा केस स्टडी ऐसा दिखता है ना, जहाँ पे दिखाता है कि एक जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड है एंड उसके चक्कर में क्या कर रहा है, वो पोल्यूशन कर रहा है, वहां पे यूज करेंगे। कॉग्निटिव बायस, सिस्टमेटिक एरर्स इन थिंकिंग अफेक्टिंग द डिसीजन। कॉन्फर्मिटी बायस, क्या होता है ये? Tendency to behave like those around us rather than using personal judgment. If everyone in a group decide to cheat on a test and you go along with it even though you know it's wrong, that's conformity bias. Bounded ethicality, क्या है ये? Ability to make ethical choices limited by internal external pressure. This is bounded ethicality. अच्छा कीवर्ड है ये सब। Ethical fading, ethical aspects of decision disappear from view. Focus on profit, focus on winning. जैसे when a sports team is so focused on winning that they start to overlook unethical tactics, the ethics of fair play fade into the background. Moral cognition, study of brain's role in moral judgment and decision making. Role morality, failing to live up to ethical standard due to playing a certain role. Role morality,
बहुत अच्छा वर्ड है ये. A lawyer might argue aggressively for a client they know is guilty, justifying it by saying it's my job to defend my client, even if it feels ethically questionable to them personally. This is role morality. Aya, now you tell me, conformity bias you all know क्या होता है. So have you ever experienced conformity bias in a group setting, and how did it feel? Please answer this in the comment box. Now, India has a rich philosophical tradition that offers profound ethical lessons. अब कुछ इंडियन थिंकर्स से हमें क्या लेसन्स मिलता है वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं. जैसे गौतम बुद्धा, क्या क्या सीखते हैं हम गौतम बुद्धा से? मिडिल वे, है ना, मध्यम मार्ग, compassion, non-violence, non-self, impermanence, mindfulness, dependent origination. बुद्धा का जो मध्यम मार्ग है वो क्या बताता है? बुद्धा taught us to avoid extremes, not too much indulgence, not too much self-denial. It's about moderation in all things. His emphasis on compassion means feeling and acting on suffering of others. He talks about mindfulness. Being mindful means being fully present in the moment, observing your thoughts and actions without judgment. This can help you make more ethical decision by being aware of your impact. तो गौतम बुद्धा जैसे पढ़ोगे आप, आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए. एंड अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हो तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बहुत सारा अप्रोच जिसके मदद से आप आंसर को लिख लोगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सेकंड, थिरुवल्लुवर. ही टॉक्स अबाउट वर्च्यू, ही टॉक्स अबाउट लव, education. He said virtue as foundation of life. He emphasized that even wealth should be earned and used ethically, not through exploitation. है ना? Ethical accumulation and use होना चाहिए wealth का. किन्होंने कहा? थिरुवल्लुवर. स्वामी विवेकानंद. He talks about self-realization, service to humanity, unity in diversity, fearlessness, importance of education. So Vivekanand believed that serving others is serving God. If you help someone in need, you are fulfilling a higher purpose. His call for fearlessness means standing up for what is right even when it's difficult. गांधी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट. नॉन वायलेंस आना चाहिए दिमाग में, सत्याग्रह आना चाहिए, सिंपल लिविंग आना चाहिए, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ट्रस्टीशिप, सर्वोदय, स्वदेशी. सो गांधीज नॉन वायलेंस was not just about not harming others physically but also not harming them with words or thoughts. Satyagrah was his method of non-violent resistance, using truth and love to fight injustice. Gandhi's ideas of trusteeship suggest that wealthy individuals should see their wealth not as their own but as a trust held for the benefit of society. They are trustees of that wealth. सर्वोदय का अगर बात करेंगे, this means the welfare of all. Universal upliftment. सर्वोदय, सबका उदय, सबका upliftment. It's about ensuring everyone, even the weakest, benefits from the development. Dr. B.R. Ambedkar. क्या क्या दिमाग में आना चाहिए वर्ड? तो social justice, equality, education, empowerment, political representation, dignity, self-respect, constitutional values. So Ambedkar fought tirelessly for the rights of the marginalized and for a society based on equality and justice. He emphasized that true freedom comes from social equality and not just political equality. है ना? तो social equality का बात किया इन्होंने. Ambedkar believed that Indian Constitution was not just a legal document but a moral guide for the nation, embodying values like liberty, equality, fraternity. Kautilya. Political realism, statecraft and governance, economic management, diplomacy and alliances, ethics and morality, that is dharma. So Kautilya in his Arthashastra gave practical advice on how a ruler should govern. While often seen as a political realist, that is end justify the means, sometime he also emphasized dharma, that is righteous conduct for the king to ensure stability and welfare. He also talks about economic management. His ideas on efficient tax collection and resource management for states' welfare are still relevant for modern economic governance. फिर आते हैं अब्दुल कलाम जी. इनसे क्या क्या? तो एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, विजन एंड गोल्स, हार्ड वर्क एंड परसीवरेंस, ह्यूमिलिटी, इंटीग्रिटी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी,
service to humanity. So Dr. Kalam, the missile man, inspired millions with his call for vision and hard work towards national development. His humility despite great achievements is an ethical lesson, है ना? कितने humble, मतलब आपने तो शॉर्ट्स न्यूज सब जगह देखा ही होगा. Now, Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man, his leadership was crucial in integrating the princely state into India, demonstrating his commitment to unity and integration. Nationalism, leadership and determination, administrative skills. Amartya Sen, capability approach, social choice theory, justice and equity. Amartya Sen का जो capability approach है ना, it argues that development is not just about income but about people's capability, what they can do, what they can be. They can be healthy, they can be educated. This is a more ethical way to view development. अमर्त्य सेन, ये सारा पॉइंट आना चाहिए दिमाग में. रविंद्रनाथ टैगोर, यूनिवर्सलिज्म, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिज्म, नेचर. सो टैगोर जी का जो यूनिवर्सलिज्म है, इट मीन्स seeing humanity as one, transcending narrow boundaries of nation or religion. His focus on creativity in education is also an ethical stance. Sant Kabir, spiritual unity, simplicity, humility, social justice. So Kabir preached spiritual unity and social justice, rejecting the religious dogma, caste division, emphasizing simple living. Now कुछ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर जिनसे कुछ लेसन्स हमने सीखा, जैसे ई श्रीधरन, मेट्रो मैन, इनसे हमने क्या सीखा? नोन फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स लाइक दिल्ली मेट्रो अहेड ऑफ टाइम एंड विद इन बजट. ही एग्जाम्प्लीफाई इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक वर्क्स. ठीक उसी प्रकार से टी.एन. शेषन, एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही ब्रॉट रिवॉल्यूशनरी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मेकिंग इलेक्शंस फेयरर, मोर ट्रांसपेरेंट, showing fearlessness against political pressure. Ashok Khemka, he is famous for his numerous transfers due to his courage and integrity in exposing the corruption and land scams, acting as a whistleblower. Kiran Bedi, her Tihar jail reforms showed her innovative approach and discipline in improving the prison conditions, demonstrating integrity in policing. S.R. Sankaran, People's IAS. He was known for his empathy, compassion, simplicity, working directly with the rural poor to implement land reforms, truly serving the पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक उसी प्रकार से भारत भूषण जी एंड प्रवीण कुमार. ये कुछ नाम आपको याद रखना है जो लेसन्स आपने सीखा है फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर. नाउ मेनी ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल्स वी डिस्कस हैव डीप रूट्स इन वेरियस रिलीजियस ट्रेडिशंस. लेट्स लुक एट सम की एथिकल लेसन्स फ्रॉम मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स. सबसे पहले क्रिश्चियनिटी. क्या क्या सीखा? गोल्डन रूल, फॉरगिवनेस, चैरिटी. तो देखो, क्रिश्चियनिटी दिमाग में आना चाहिए. ये 3 वर्ड दिमाग में रहे, काम खत्म. इससे ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है, बिकॉज हर रिलीजन जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता ही होगा इन वन वे और अदर, राइट? तो स्पेसिफिकली हर रिलीजन से कुछ 3-4 वर्ड आपको दिमाग में रख लेना है. ठीक है बात ना? क्रिश्चियनिटी का जो गोल्डन रूल है क्या है? डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम टू डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू. दिस इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी एंड फेयरनेस. क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है सिंपली दैट हम दूसरों के साथ वैसा बिहेवियर नहीं करेंगे जो अगर हमारे साथ होगा तो हमें बुरा लगेगा. आत्मानी प्रतिकुलानी परिसाम ना समाचरित. यही महाभारत में भी लिखा हुआ है ना, कि हम दूसरों के साथ वैसा बिहेवियर नहीं करेंगे जो अगर हमारे साथ होगा हमें बुरा लगेगा. ठीक वैसे ही इट टॉक्स अबाउट फॉरगिवनेस. द टीचिंग ऑफ फॉरगिवनेस इन क्रिश्चियनिटी encourages reconciliation and letting go of grudges, which is vital for social harmony. इस्लाम का बात करेंगे तो तौहीद, यूनिटी ऑफ गॉड, जस्टिस, एक्सेलेंस, कंपैशन एंड मर्सी, चैरिटी एंड सोशल वेलफेयर का बात होता है. जस्टिस इज अ कोर प्रिंसिपल इन इस्लाम, एम्फेसाइजिंग फेयरनेस in all dealings, whether personal or societal. Jakat, that is charity. It is an ethical obligation to help the needy, right? Now, Hinduism में अगर बात करें तो धर्मा, righteousness. Dharma is about righteous conduct, fulfilling your duties and living a moral life according to your role and circumstances. Ahimsa means non-violence towards all living being. It talks about karma, doctrine of karma. We have already studied these. Doctrine of karma teaches that every action has consequence. If you do good, good will come back to you. If you do bad, there will be negative consequences. Buddha's 4 noble truth. Buddhism. Buddha taught that life involves suffering. Suffering has a cause, and cause is attachment desire.
Suffering can end and there is a path to end it. And वो path क्या है? एट फोल्ड path. फोर noble truth समझ गया आपने, फिर एट noble path हो गया. And this path emphasizes right conduct, right speech, right livelihood. Buddhism places immense importance on compassion, karuna for all being, which translate into action that alleviate suffering. राइट नाउ जुदाइज्म का अगर बात करेंगे तो टिकुन ओलाम रिपेयरिंग द वर्ल्ड, जस्टिस, राइटियसनेस, एथिकल मोनोथेइज्म. टिकुन ओलम रिपेयरिंग द वर्ल्ड, दिस मीन्स रिपेयरिंग द वर्ल्ड or healing the world. It's an ethical call to action to make the world a better place through social justice and good deeds. राइट जैनिज्म में क्या बात आएगा? अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय माने नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का बात आएगा, अपरिग्रह का बात आएगा, नॉन पॉजिटिवनेस. एंड ये सबसे हो क्या रहा है? सिंपल लिविंग, सिंपल लाइफ फ्री फ्रॉम एक्सेसिव मटेरियल अटैचमेंट. सिखिज्म का बात करेंगे, सिख से क्या क्या हमें मिलता है सीखने को, तो सिखिज्म एम्फेसाइजेस ऑनेस्ट अर्निंग, वेरी गुड, किरत करो, सेल्फलेस सर्विस, सेवा, द कम्युनिटी किचन, लंगर इन गुरुद्वारा प्रोवाइडिंग फ्री फूड टू ऑल आर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस. ठीक उसी प्रकार से सूफी ट्रेडिशन, सूफिज्म, द मिस्टिकल ब्रांच ऑफ इस्लाम प्रोमोट्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वननेस ऑफ बीइंग, transcending differences, emphasizing inner purity, equality. Now, this is important. What I'm asking you right now, which of these religious ethical principles do you find most challenging to practice in today's fast-paced world? Batao. Now, in India, beyond religious and personal ethics, we have a very important concept called constitutional morality, right? This refers to adhering to core principle and values embedded in our constitution. So adherence to core principle and values enshrined in the constitution, guiding behavior of institution and citizen like justice, liberty, equality, fraternity. This is constitutional morality. Dr. B.R. Ambedkar advocated for it to ensure social justice and equality. क्या कहा जा रहा है constitutional morality का मतलब? Adherence to constitutional principle, that is spirit over literal interpretation. Please listen to me carefully. When the Supreme Court decriminalized homosexuality, that is section 377, or when Supreme Court allowed women of all ages into Sabrimala temple, it was upholding the constitutional morality of equality and liberty, even if it challenged the traditional views. Now, basic characteristic में second क्या है? Protection of fundamental rights. The constitution protects the rights of minorities. The constitutional moralities means that the majority cannot simply override these rights, even if they have the power to do so. Are you getting? So, majority tyranny से safeguard provide करता है constitutional morality. Third one is democratic governance. The RTI Act promote transparency, accountability, which are key aspects of democratic governance and constitutional morality. The next is respect for pluralism. Since India is a diverse country, constitutional morality means respecting all cultures, religions and languages, ensuring everyone feels included. Right? Now, I very well know that you can answer this question if I'm asking you, why is constitutional morality particularly important for a diverse country like India? अगर एक दो पॉइंट दिमाग में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड बताइए, तभी जाके एथिक्स का पेपर बहुत अच्छा प्रिपेयर हो सकता है. Now, given the importance of ethics in public life, how can we build a strong ethical culture विद इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? है ना, किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर बनाया जाए एक पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में? क्या करना होगा? सो कोड ऑफ एथिक्स. अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड हैव अ क्लियर रिटन code of ethics that all employees understand and follow, stating principles like no bribery, treat all citizen equally. ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा, पहला काम. तो adopt values based code of ethics. Second, use ethics and compliance program to foster the culture. तीसरा, training. Focus training on ethical behavior, not just compliance. Regular training sessions should not just tell employees what laws to follow, but why ethical behavior is important and how to handle dilemmas. ऐसा ट्रेनिंग मिलना चाहिए. Encourage leadership to set good examples. If a senior IS officer is known for their integrity and punctuality, it inspires their entire team to follow suit. Ongoing assessment and communication of feedback. Transparent decision making process. Making government tenders and contracts public and transparent help prevent corruption and build trust. Public servant know rights
obligation for exposing wrongdoings. Whistleblower protection. Public servants should feel safe to report wrongdoings without fear of retaliation. Clear guidelines for whistleblowers are essential. Clear guidelines for public private sector interaction. Adequate accountability mechanism. If a public servant misuses fund, there must be clear and timely procedure to hold them accountable with appropriate penalties. So appropriate procedures and sanctions for misconduct. Now you tell me, what's one practical step you think could be taken in a government office to improve its ethical culture, right? So we have covered a vast and incredibly important topic today. Please remember, ethics is not just a subject for exams. It's a way of life. It shapes who we are, how we interact, and the kind of society we build. For those of you aspiring to public service, a strong ethical foundation is not just desirable, it's absolutely essential for effective, just and compassionate governance. And if you want to join the UPSC Civil Services, you need to have a strong foundation. And for that, you can join the foundation course starting from 15th of August. And this is for working professionals as well as graduates, जहाँ पे holistic coverage होगा syllabus का both from prelims and mains perspective. Personalized mentorship will be provided by officers in service as well as experts. साथ ही साथ आपको regular prelims as well as mains test series मिलेंगे with detailed evaluation. Right? So that's all for this video. Thank you so much. Jai Hind.